हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, 2 दिन से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एसके झा सर साइंस का बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिनमें से 200 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। आज की क्लास में हम लोग 200 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और आज की क्लास में एंड करेंगे एसके झा सर बुक का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो बनता है वह किससे मिलकर बनता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा बुक पर वीडियो चाहिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अल्पप्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़न क्या कहलाता है? तो अल्पप्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना प्रोटोप्लाज्म कंट्रैक्शन यानी कि जीव द्रव कुंचन कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली पाई जाती है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली पाई जाती है? तो एकल झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है? तो लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका में बनता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैल पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है? तो कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैल पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है, यानी कि उसमें विषैल पदार्थ जैसे विष वाला है तो उसको विष रहित कर देता है। तो वह कोशिकांग है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। कौन सा है? तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्या कहलाता है? तो प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक जो होता है वह केंद्रकाभ कहलाता है। वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो गोल्जी उपकरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो गोल्जी उपकरण कहलाता है। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो होती है सो साइटोसिस कोशिका से, आने की क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा किस प्रक्रिया से? तो इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो केंद्रक के अलावा यानी कि डीएनए जो होता है वह केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक का अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कहा था? तो नई कोशिका का निर्माण जो होता है सो जो पुराने कोशिका है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो उसको बात किसने कहा था? तो विर्चो ने कहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग जो है वह है राइबोसोम। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि मरे हुए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्यान रखिएगा। स्क्लेरन कायमा में कोशिका होता है। तो स्क्लेरन कायमा में जो कोशिका होता है वह मृत कोशिका होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है। तो जो तना यानी कि पेड़ पौधे की जो पत्ती होता है उस तने की जो वृद्धि होता है तो वह पार्श्व विभोजक यानी कि पार्श्व विभोजक के कारण तने में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा।
अंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो विल्ली द्वारा होती है। तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? तो स्तंभार उपकला कोशिका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो विल्ली के द्वारा होता है। और यह कौन सा उपकला कोशिका है? तो स्तंभाकार उपकला कोशिका है। चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ किसका उदाहरण है? तो चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ जो होती है वह अनैच्छिक पेशियाँ का उदाहरण है। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? पेशियों में पाया जाता है। कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? तो गर्तिका जो होती है, कौन सा संरचना? तो गर्तिका संरचना जो होती है वह ऊतकों को मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में मदद करता है, जिसे इंग्लिश में एरियोलर बोलते हैं। वह पेशीय ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है, तो वह हृदय है, यानी कि हार्ट। जैसे हार्ट जो होते धड़कते रहता है, तो वह जो से पेशीय होता है उसको थकान महसूस नहीं होता है। फ्लोएम में पाए जाने वाला एकमात्र निर्जीव पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोएम तंतु है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है? किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है? तो सहचर कोशिका में लोप हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीय पौधा में जल जो होती है, मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है। तो मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है। तो जो होता है ना, जैसे कि जल जो होता है मरुस्थलीय पौधे में, तो क्यूटल जो होता है युक्त त्वचा को उसे क्या करता है? जल जो है हानि को कम करता है। तो जल हानि को कौन कम करता है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है। तो जल हानि को कम जो करता है वह क्यूटल करता है, यानी कि उप त्वचा करता है, ध्यान रखिएगा। कॉर्क कोशिका में किसका कारण जल एवं गैस की प्रागमनता समाप्त हो जाती है? तो कॉर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस की प्रागमनता जो होती है वह समाप्त हो जाती है? तो सुबेरिन के कारण समाप्त हो जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तर जो होती है जीविता जो होती है, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किसके उपस्थिति के कारण संवहन होती है? तो संवहन ऊतक के कारण संवहन होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इकाइनोडर्मेटा क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा जो होती है, यानी कि समुद्री जीव, जितना भी समुद्री जीव है सब इकाइनोडर्मेटा है। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? तो आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, शकल पाया जाता है। तो शकल किस में पाया जाता है? तो पीसीज एवं सरीसृप में पाया जाता है। सरीसृप किसे कहते हैं? तो रेंगने वाला को हम लोग सरीसृप कहते हैं। जैसे कि सांप पूछेगा कि सांप किसके अंतर्गत आता है? तो सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी कि रेंगने वाला सरीसृप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा का जो चलन अंग होता है वह पैर चलन अंग यानी पैर जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो नालपाद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा। अब देखते हैं, जीवों का नामकरण की पद्धति की शुरुआत जो किया वो किसने किया? तो जीवों की नामकरण की पद्धति का शुरुआत जो किया
वह लिनियस ने किया था। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल होता है। तो संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल जो होता है वह शाक्र का होता है। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था। तो जाति का उद्भव नामक पुस्तक जो लिखा था वह कौन लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात जो होता है वह कितना होता है? तो विस्थापन एवं दूरी का अनुपात जो होता है 1 के बराबर होता है अथवा 1 से कम होता है। 1 के बराबर अथवा कम। अगला क्वेश्चन है वी से होता है वेलोसिटी और टी से होता है टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का क्षेत्र जो होता है वह विस्थापन को बताता है। तो प्रवणता क्या बताता है? तो प्रवणता जो है सो त्वरण बताता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी कैसा है? तो कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, तो अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी समझिएगा त्वरित है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है। तो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होते हैं। तो क्या होते हैं? वह किसी भी क्षण समान वेग में होंगे। यानी कि 2 पिंड गिर रहा है तो वह किसी भी क्षण वह समान वेग में होंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थरों की डोरी टूट जाने पर सरल रेखीय अपवर्ती अनुदिश गति करेगा। तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी यानी कि पत्थर की डोरी जो ऐसे वृत्त यानी कि सर्कल में घूम रहा है, तो पत्थर की डोरी जब टूट जाने पर तब क्या होती है? तब वह सरल रेखीय स्पर्शिश करता है और उसका अनुदिश गति करेगा। सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। अगला क्वेश्चन है एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो एकांक दूरी पर स्थित यानी कि एकांक कुछ दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच के आकर्षण बल जो लगता है वह क्या कहलाता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। यानी कि एकल आवृत्ति को ध्वनि को टोन कहते हैं। तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे सौर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्वनि वायु में गमन करता है। कैसा? ध्वनि जो है वायु में गमन करता है। तो केवल विक्षोभ गमन ध्वनि वायु में गमन करता है, केवल विक्षोभ गमन ना कि कण के गमन के कारण। तो ध्वनि जो से वायु में गमन करता है किसके कारण? तो केवल विक्षोभ गमन के कारण गमन करती है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया गया तो क्या होता है? तो आंतरिक जो पियानो होती है, आंतरिक पियानो जो बजाने वाली होती है, उसकी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया जाता है, तब क्या होता है? तो पहली से प्रबल परंतु तारतम्य जो से समान होता है। तो पहली से प्रबल यानी कि पहली से जो बाद में दबाया जाता है तो उसमें से जैसे यानी कि पहले साउंड जैसे कम आती है उसके बाद ज़्यादा आता है उसके बाद, लेकिन तारतम्य जो होती है वह समान होती है। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खासरा किससे होता है? तो विषाणु से होता है। यानी कि विषाणु से होने वाला रोग डेंगू हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया एवं खासरा हो गया। तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी किससे होता है? तो टाइफाइड हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया, सब जीवाणु से होता है। प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है। तो प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या तो नहीं होता है। यानी कि जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है क्योंकि विषाणु में जो होती है जैव रासायनिक प्रणाली जो होती है वह बहुत कम या तो नहीं होती है, इसी कारण से कठिन होता है।
पृथ्वी का वायुमंडल जो होती है वह गर्म होती है। पृथ्वी तथा जल से परावर्तित विकिरण द्वारा या विधि द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल कैसा होता है, तो गर्म होता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तथा जल से परावर्तित विकिरण जो होती है, यानी पृथ्वी तथा जल से परावर्तित विकिरण तथा यह विधि जो होती है सो क्या कहलाती है, तो पृथ्वी तथा जल से परावर्तित विकिरण जो होती है सो संवहन विधि द्वारा होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवाणु तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसके उपस्थिति में संभव नहीं है, तो जीवाणु द्वारा जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है वह यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वह स्थिर करना नहीं, मतलब वह स्थिरीकरण नहीं कर पाएगा। वर्ष प्रतिमान निर्भर करता है, तो वर्ष प्रतिमान निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर, यानी कि वर्ष प्रतिमान जो होती है, वर्षा इसको क्या बोलते हैं, वर्षा प्रतिमान जो निर्भर करता है, तो निर्भर करता है उस क्षेत्र के, यानी कि उस क्षेत्र में जलाशय की संख्या पर। ओजोन परत का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, तो ओजोन परत का निर्माण जो होता है वह बैंगनी किरण से होती है तथा यह समताप मंडल में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत का निर्माण किससे होती है, तो पराबैंगनी किरण से होती है। कहाँ पे होती है, तो समताप मंडल में होती है। तो इसमें छिद्र का अर्थ होता है, तो ओजोन परत को छिद्र जो होता है इसमें छिद्र का अर्थ होता है। तो O2 जो है यानी ओजोन परत का पतला होना, तो जब इसमें ओजोन परत जब छिद्र होता है तो उसके मतलब क्या होता है कि ओजोन परत जो से पतला होने लगा। कार्बन का सही क्रम क्या है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, पादपों में फिर जैसे कार्बन का सही क्रम, तो सबसे पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद पादप में जैव कार्बन बन जाते हैं, जंतुओं में जैव कार्बन, उसके बाद मिट्टी में अकार्बनिक कार्बन। तो इसका सही मतलब क्रम है, कार्बन का सही क्रम इस प्रकार से है। बंजर सेल पर लाइकन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होती है, तो बंजर सेल पर यदि लाइकन की वृद्धि होती है तब वहाँ पे मोस का भी वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बोस इंडिकस। बोस बुबेलिस भारतीय नस्ल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोस इंडिकस जो है, बोस बुबेलिस जो है क्या है, तो भारतीय नस्ल है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय नस्ल जो है से क्या है, तो बोस बुबेलिस है, बोस इंडिकस है। तो जर्सी एवं ब्राउन जो है वह किसका नस्ल है, तो जर्सी एवं ब्राउन जो है वह विदेशी नस्ल है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नस्ल जो है सो बोस इंडिकस एंड बोस बुबेलिस है, लेकिन जर्सी एवं ब्राउन स्विस जो है वह विदेशी नस्ल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कतला मछली, ध्यान से सुनिएगा। कतला मछली जल की सतह से, रोहू मध्य से और मृगल एवं कोमल कार्प तालाब के किस भाग से भोजन प्राप्त करता है। तो आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कतला मछली जो होती है सो जल की सतह से वह अपना भोजन करती है, ठीक है। रोहू मछली जो होती है वह मध्य वाले भाग से वह अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो मृगल एवं कोमल कार्प जो है सो तालाब के किस भाग से भोजन करते हैं, तो तालाब के तली भाग से भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ एवं वायु प्रकृति में होता है। तो बर्फ एवं वायु प्रकृति में क्या होते हैं, तो समझिएगा, बर्फ एवं वायु प्रकृति में जो होती है सो एक प्रकार की समांगी होती है। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को प्राध्वनिक गति कहते हैं,
जिसे इंग्लिश में सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को प्राध्वनिक गति कहते हैं। नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होती है वह क्या करती है, तो नाइट्रोजन जो होती है सो वृद्धि के पौधा में यानी कि पौधे के वृद्धि में सहायक होती है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होती है वह पौधे की वृद्धि को क्या करती है, तो वह पौधे की वृद्धि को वह रोक डालती है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वह अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अष्टेली क्यों हो जाता है, तो वह अष्टेली जो होती है क्यों हो जाती है, तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण वह क्या हो जाती है, वह अष्टेली हो जाती है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस की मोलर अनुपात जो होती है वह कितना होती है, तो वह 2:1 होती है, ध्यान रखिएगा। पारा के स्थान पर गैल्वेस्टिज का, जैसे क्वेश्चन पूछाता है कि पारा के स्थान पर गैल्वेस्टिज का, कोल तार के स्थान पर बुटेमेनन का, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, तो लेड एसीटेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि पारा के स्थान पर गैल्वेस्टिज का प्रयोग करते हैं, कोल तार के स्थान पर बुटेमेनन का प्रयोग करते हैं, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, लेड एसीटेट। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो तेल के नमूने को लंबे समय तक यानी कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हीलियम एवं नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जब परख नली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है। तो जब परख नली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है, तो लवण बनता है और ताप जो होता है सो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा लवण कैसे बनता है, तो जब परख नली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करता है, तब ताप जो होता है इसका क्या होता है, तो इसका ताप जो होता है वह बढ़ जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में धोवन सोडा यानी कि धोवन एवं बेकिंग सोडा में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है, तो टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव लार एवं मुख अम्लीय एवं एनामेल तथा टूथपेस्ट जो होती है वह कैसा होती है, तो मानव का लार जो होती है जो मुंह में पाई जाती है, और एनामेल जो होती है जो दांतों में पाई जाती है, और टूथपेस्ट जो होती है वह कैसे होती है, तो वह क्षारीय होती है, ध्यान रखिएगा। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता जो होती है सो क्या होती है, तो बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोना घुलता है, तो एक्वारेजिया में सोना जो होती है घुल जाती है। हाइड्रोजन क्लोरीन का यानी कि हाइड्रोक्लोरीन का जलीय विलयन जो होता है सो क्या होता है, तो ये होता है उसका जलीय विलयन H3O और क्लोरीन। तो क्लोरीन उसका ये चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो उसका विलयन होता है, पूछेगा कि HCl का जलीय विलयन क्या होता है, तो ये आप लोग को फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया है, तो क्लोर क्षारक प्रक्रमण अभिक्रिया है, तो वह अभिक्रिया क्या है, देखिए क्लोर क्षारक प्रकर्णम अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O का जल का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो ये जो होता है सो उसका क्लोर क्षारक का अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा, यह अभिक्रिया पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए। तो जिस बर्तन में खाना पकाते हैं उसका गुण कैसा होना चाहिए, तो उसका उच्च यानी कि ऊष्मी चालकता जो होता है सो उसका उच्च ऊष्मी चालकता एवं निम्न ऊष्मी धारिता एवं उच्च गलांक। तो उसका गलांक जो होना चाहिए से सबसे पहले ऊंच होना चाहिए, और चालकता जो होना चाहिए वो भी ऊंच होना चाहिए, और ऊष्मी धारिता जो होना चाहिए वह निम्न होना चाहिए।